यस, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेश सोनी आप सभी का सोनी मैथ क्लासेज पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में अपन जो सेट्स जो अपनी एक्सरसाइज है उसके जो टाइप होते हैं वे डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट टाइप है वह होता है परिमित अथवा अपरिमित समुच्चय। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं वे इस प्रकार से है कि जो परिमित समुच्चय है उसकी डेफिनेशन आप देंगे तो आप लिखें ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे अपन परिमित समुच्चय कहते हैं। ओके, या फिर आप लिख सकते हैं अथवा ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए अवयवों को गिना जा सके। ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए अवयवों को गिना जा सके उसे अपन परिमित समुच्चय कहते हैं। इसका यदि अपन एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल होगा a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ओके, तो यहाँ पर यदि अपन समुच्चय ए की बात करें तो यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें मात्र 5 अवयव शामिल हैं। ओके, यहाँ पे अपन अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं। तो यदि आप अवयवों की संख्या को गिन सकते हो तो वह आपका परिमित समुच्चय होगा। ओके, नेक्स्ट यदि आप और लेना चाहें 2 4 6 50, तो यहाँ पर भी आप देखें कि हमें अंतिम अवयव दिया हुआ है और जो अवयव है वे सभी सम संख्याएँ हैं, 2 4 6 8 इस प्रकार से, और लास्ट में भी सम संख्या है तो अपन इनको काउंट कर सकते हैं। तो यह भी आपका एक परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट अपन लेते हैं अपरिमित समुच्चय। तो इसके अंदर इसके अपोजिट डेफिनेशन हो गया ऊपर जो दी हुई उसके। ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयवों को गिना न जा सके। ओके, ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए अवयवों को गिना न जा सके अपरिमित समुच्चय कहलाता है। या फिर आप इसकी डेफिनेशन है वह ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें अंत में 3 डॉट दिए गए हों उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ओके, जैसे यदि अपन इसका एग्जाम्पल लें तो a इज इक्वल टू आपने लिखा 1 2 3 4 और फिर आपने यहाँ पर ये 3 डॉट लगाए, तो यह जो आपका समुच्चय है वह एक अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अपन अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते, हमें नहीं मालूम है कि अंतिम अवयव क्या होगा। ओके, इसी प्रकार से आपने लिया यदि b इज इक्वल टू x, x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर भी अपन जो संख्याएं हैं अवयव हैं उन्हें काउंट नहीं कर सकते क्योंकि विषम संख्याएं हैं वे 1 3 5 7 करके अनंत तक होती है। तो यहाँ पे अपन एक निश्चित संख्या नहीं लिख सकते। तो इसलिए यह जो दोनों एग्जाम्पल है ये आपके अपरिमित
समुच्चय के एग्जाम्पल हैं। ये आपका रोस्टर रूप में दिया हुआ है और यह आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट अपन देखते हैं नंबर 2। तो नेक्स्ट आपका आता है एकल समुच्चय। ओके, तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको एकल का अर्थ होता है एक। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ओके, इसका यदि अपन एग्जाम्पल लें तो इसमें आप लिखें 1 मजला कोष्ठक में आपने केवल एक ही अवयव लिया है। यह कैसा भी हो सकता है। b = मान लीजिए आपने लिया यहाँ पर i। तो इन जो दो समुच्चय है हमारे पास a और b, इन दोनों में हमें केवल एक ही अवयव मिल रहा है, इसलिए ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये एकल समुच्चय के एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 देखें आप। तो थर्ड जो इसका टाइप होता है समुच्चय का वह है रिक्त समुच्चय। तो इसकी भी डेफिनेशन इसके नाम से ही बनाई जा सकती है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव शामिल न हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव शामिल न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ओके, इसे अपन फाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, इसके बाद अब अपन नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वह होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ए में अपन ने एक मजला कोष्ठक लिया है यहाँ पे, बट इस मजला कोष्ठक के अंदर कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए ए जो है वह एक रिक्त समुच्चय है। तो इसे आप इस प्रकार से आगे फाई भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे इस प्रकार से लिखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, एग्जाम्पल 2। x एक ऐसी संख्या है जो 3 से छोटी एवं 5 से बड़ी है। ओके, x एक ऐसी संख्या है जो 3 से तो छोटी है और 5 से बड़ी है। तो ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है जो 3 से तो छोटी हो और 5 से बड़ी हो। तो इसलिए जो समुच्चय b है आपका, यह भी इसके लिए एक रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। ओके, इसके अंदर जब आप इसे लिखेंगे तो यह आपका रिक्त समुच्चय ही रहेगा। ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो 3 से तो छोटी होती है और 5 से बड़ी। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 अपन ले लेते हैं समुच्चय की कोटि। समुच्चय की कोटि। तो समुच्चय की कोटि से सीधा सा तात्पर्य यह होता है कि उस समुच्चय में कुल कितने अवयव दिए गए हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आप लिखें कि किसी समुच्चय में दिए गए अवयवों की संख्या ही उस समुच्चय की कोटि होती है। ओके, और इसे अपन मान लीजिए, अब यदि हमारे पास समुच्चय ए हो तो समुच्चय ए की कोटि को
एन ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, यदि समुच्चय ए होगा तो उसकी कोटि को एन ए के द्वारा लिखेंगे, यदि समुच्चय बी होगा तो उसकी कोटि को एन बी के द्वारा लिखेंगे, यदि समुच्चय सी होगा तो इसकी कोटि को एन सी के द्वारा लिखा जाएगा। ओके, तो अब अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको समुच्चय ए दिया हुआ है, इसमें कुछ अवयव हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए समुच्चय ए की कोटि लिखिए, तो समुच्चय ए की कोटि लिखिए। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि चूंकि इसमें कुल 5 अवयव है, इसलिए जो इसकी कोटि होगी एन ए, उसकी वैल्यू होगी 5। ओके, यह इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, फंडा है। आपको गिनना है कि जो भी समुच्चय है उसमें कितने अवयव दिए हुए हैं। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका। एग्जांपल सेकंड, यदि समुच्चय बी हो आपका, यह इसमें दिया हुआ हो आपको ए बी सी, तो समुच्चय बी की कोटि एन बी का मान लिखें। ओके, तो जो आपका समुच्चय बी है उसमें कुल 3 अवयव हैं ए बी सी, तो यहाँ पे एन बी की जो वैल्यू है वह होगी 3। ओके, तो समुच्चय की कोटि है वह उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को व्यक्त करती है। ओके, तो यह आपका होता है समुच्चय की कोटि। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं, एक नंबर 5 मान लेंगे इसे। जो नंबर 5 है वह है आपका समान समुच्चय। ओके, तो इसके नाम से आपको क्लियर होना चाहिए, समान समुच्चय अर्थात एक जैसे समुच्चय। तो कोई भी दो वस्तुएं एक जैसी कब होती हैं? एक जैसी वे वस्तुएं तब होती हैं जब वे बिल्कुल, उनकी क्वालिटी है जो बिल्कुल सेम हो। ओके, या वे देखने में बिल्कुल एक जैसी हो। तो यहाँ पे आप लिखें कि समुच्चय ए तथा बी, समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि इन दोनों समुच्चयों में उपस्थित अवयव एक जैसे हों। ओके, कोई भी दो समुच्चय हैं वे समान समुच्चय कहलाएंगे यदि उनके अंदर जो अवयव हैं वे एक जैसे हों। ओके, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि a इज इक्वल टू अपन मान लेते हैं 1 2 3 है, और b में हमें दिया हुआ है 3 1 2। तो यहाँ पर जो समुच्चय a और b है उनमें जो अवयव हैं 1 2 3 और 3 1 2 समान अवयव है। अवयव का क्रम जरूर आगे पीछे हो रखा है, बट क्रम का कोई महत्व नहीं होता है यहाँ पे समुच्चय में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि a व b में समान अवयव हैं, इसलिए a बराबर b होगा। ओके, कि a और b है वे समान समुच्चय है। इसका अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड, a इज इक्वल टू ए बी सी और b में आपने लिया a e i o एंड u। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि a और b हैं वे समान समुच्चय नहीं हैं। तो आप लिखें चूंकि a व b के अवयव अलग अलग हैं, इसलिए a व b समान समुच्चय
नहीं है। और इसे आप लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यदि या चलो इसका अपन एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। पहले एग्जाम्पल थर्ड, ए इज इक्वल टू आपने लिया ए बी सी और समुच्चय बी में आपने लिया 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर ए और बी जो हैं उनमें 3 अवयवी है, परंतु ये समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि समान समुच्चय के लिए उनमें उपस्थित जो अवयव हैं वे एक जैसे होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे अवयव वे डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर भी आप लिखें कि चूँकि ए व बी के अवयव अलग अलग हैं, इसलिए ए व बी समान समुच्चय नहीं हैं। और यहाँ पर भी आप लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। यस, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं तुल्य समुच्चय। तो नंबर 6 होगा शायद, तुल्य समुच्चय। तो इसकी जो डेफिनेशन है वह इस प्रकार से दी जाती है कि यदि किन्हीं दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो तो वे दोनों तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर लिखें ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ओके, वहाँ पर जो समान समुच्चय था उसमें था कि अवयव एक जैसे होने चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अवयव अलग अलग हो सकते हैं, बट उनकी जो टोटल संख्या है वह बराबर होनी चाहिए। जैसे आप लिखें यहाँ पर कि एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर समुच्चय ए और बी में अवयवों की संख्या बराबर है। तो आप इसे लिखें कि चूँकि समुच्चय ए व बी में अवयवों की संख्या समान है, इसलिए ए व बी तुल्य समुच्चय है। ओके, यहाँ पे आपको यह नहीं देखना कि वे अवयव एक जैसे हैं या नहीं, बट उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। ए में 3 अवयव थे और बी में भी 3 अवयव हैं, तो इसलिए ए और बी वे तुल्य समुच्चय होंगे। ओके, अब इसी डेफिनेशन को आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो अवयवों की संख्या होती है उसे अपन कोटि के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यदि किन्हीं दो समुच्चयों की कोटि समान हो तो उन्हें तुल्य समुच्चय कहते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। ए में मान लीजिए आपके पास है ए बी सी और डी, और बी में आपके पास है 1 2 3 एंड 4। तो जो ए की कोटि है वह है यहाँ पे 4 और बी की कोटि भी है आपकी 4। ओके, चाहे आप इस वैल्यू को चेंज कर दीजिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ 4 था तो इस कारण से 4 है। टोटल अवयव गिनने हैं 1 2 3 एंड 4। तो आप लिख सकते हैं कि चूँकि एन ए बराबर एन बी, दोनों समुच्चय की कोटि है वे समान हैं, अतः
ए व बी तुल्य समुच्चय है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको तुल्य समुच्चय क्या होता है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं नंबर 7 उप समुच्चय। ओके, तो उप समुच्चय का तात्पर्य यह है कि यदि अपन बात करें अपने स्कूल की, तो मान लीजिए दो समुच्चय है ए और बी। पहला समुच्चय ए है, उसमें आपके जो स्कूल है उसके सभी विद्यार्थी शामिल हैं, और जो बी समुच्चय है उसमें आपकी कक्षा के विद्यार्थी शामिल हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, अर्थात समुच्चय बी जो है वह समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाएगा। ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन है वह इस प्रकार से है कि यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय ए हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। ओके, तो इस डेफिनेशन को भी अपन एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, माना ए में आपको वैल्यू दी है 1 2 एंड 3, और एक अनदर सेट है आपका, उसमें वैल्यू दी हुई है आपको 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो जो समुच्चय ए है उसमें आपकी जो वैल्यू है 1 2 और 3, ये आपकी समुच्चय बी में भी शामिल है, और समुच्चय बी की खुद की भी वैल्यू है 4 एंड 5। तो आप यहाँ लिखें कि चूँकि ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं, इसलिए ए बी का उप समुच्चय है। ओके, तो अतः इसे आप लिखेंगे ए उप समुच्चय है बी का। ओके, यह जो चिन्ह है वह अपन काम में लेते हैं उप समुच्चय के लिए, उप समुच्चय को व्यक्त करता है। यह जो चिन्ह होता है आपका सबसेट कहते हैं जिसे उप समुच्चय को। ओके, इसी प्रकार मान लीजिए एक और एग्जांपल ले, यदि अपन ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, और बी में आपको दिया हुआ है 1 2 3, तो जो ए है वह बी का उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि ए की सभी संख्याएं बी में शामिल नहीं हैं। सभी संख्याएं शामिल होनी चाहिए, इसलिए आपने लिखा कि ए बी का उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में शामिल नहीं हैं। ओके, तो इसलिए जो समुच्चय ए है वह बी का उप समुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, थर्ड, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर जो समुच्चय ए है उसके सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ए है वह बी का उप समुच्चय है। ओके, तथा जो समुच्चय बी है उसके भी सभी अवयव ए में हैं, तो इसलिए इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि बी है वह भी ए का उप समुच्चय है, तथा ए और बी के अवयव वे बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ए और बी हैं वे बराबर भी हैं। तो इन तीनों को आप मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट एंड इक्वल टू बी। ओके, या फिर
B इज सबसेट एंड इक्वल टू A। तो यह आपका उपसमुच्चय था। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं घात समुच्चय नंबर 8। तो जो घात समुच्चय होता है उसकी डेफिनेशन यह है कि किसी समुच्चय A के घात समुच्चय को PA के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, क्योंकि घात समुच्चय को अपन कहते हैं पावर सेट, इसलिए यहाँ पे आपने P लिखा है। ओके, यदि समुच्चय B होगा तो उसका घात समुच्चय बनेगा PB। अब इसमें होता क्या है वह लिखें आप। तो किसी समुच्चय में दिए गए अवयवों को लेकर, किसी समुच्चय में दिए गए अवयवों को लेकर बनने वाले कुल बनने वाले नए समुच्चय या उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चयों को घात समुच्चय कहते हैं। ओके, किसी समुच्चय में दिए गए अवयवों से बनने वाले जितने भी टोटल संभव समुच्चय होते हैं उन्हें ही अपन घात समुच्चय कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ और नोट करें कि किसी समुच्चय में यदि n अवयव हों तो उससे बनने वाले कुल उपसमुच्चय 2 की पावर n होंगे। और इसलिए अब आप लिख सकते हैं कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर 2 की पावर n। ओके, तो अब आप यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल समझें। जैसे आपको कोई समुच्चय जिसमें 2 अवयव दिए गए हैं 1 और 2। अब आपको इसकी सहायता से कुल जो उपसमुच्चय बनेंगे वे ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे आप लिखें कि घात समुच्चय में कुल अवयव बराबर 2 की पावर 2। ओके, जो n है यहाँ पर जो n होता है वह आपका अवयवों की संख्या को व्यक्त करता है, अवयवों की संख्या। तो 2 की पावर 2 अर्थात 4 होगा। तो अब आप देखें, तो यदि मैं इस समुच्चय से एक भी अवयव नहीं लूँ तो पहला जो समुच्चय बनेगा वह होगा रिक्त समुच्चय। यदि मैं यहाँ से केवल 1 लेता हूँ तो नेक्स्ट बनेगा 1 का एक उपसमुच्चय। नेक्स्ट केवल 2 लेता हूँ यदि, तो वह बनेगा एकल समुच्चय। नेक्स्ट यदि मैं सभी अवयव लूँ तो नेक्स्ट आपका उपसमुच्चय बनेगा वह होगा 1 और 2। तो इसलिए यहाँ पर ये कुल 4 उपसमुच्चय बन रहे हैं। तो आप लिखें कि अतः PA इज इक्वल टू 5 1 2 और 1 2। ओके, इस प्रकार से हमें घात समुच्चय को व्यक्त करना होता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल सेकंड। मान लीजिए ए में आपने 3 अवयव लिए हैं ए, बी और सी। तो अब आप यहाँ पर देखें कि अपन इन 3 अवयवों में से इनको किस प्रकार से किन किन अवयवों का चयन करते हैं और किसको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखें कि घात समुच्चय में कुल अवयव बराबर 2 की पावर 3 अर्थात 8। तो यहाँ पर जो घात समुच्चय बनेगा उसमें कुल 8 अवयव होंगे। तो अब ये क्या क्या हो सकते हैं। यदि मैं ए, बी और सी में से कुछ भी न लूँ तो पहला होगा आपका 5। सभी संभव स्थितियाँ लिखनी है आपको। यदि मैं एक सिंगल वैल्यू लूँ तो वह सिंगल वैल्यू ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है और सी भी हो सकती है। तो आप इसे लिखें ए, यदि बी होगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, सी होगा तो इस प्रकार। इन 3 में से यदि मैं 2-2 वैल्यू का चयन करूं तो ए के साथ बी हो सकता है और ए के साथ सी हो सकता है, या फिर बी और सी। तो ये 3 संभव पेयर बने, ए के साथ बी, ए के साथ सी, या फिर बी के साथ सी। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं ये तीनों वैल्यू को ही एक साथ में लूँ। तो यहाँ पर आपका बनेगा ए, बी और सी। ओके, तो अब आप यहाँ लिखें कि अतः पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 ए, बी, सी, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी। ओके, तो इस प्रकार से हमें घात समुच्चय का निर्माण करना होता है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं नंबर 9, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे अपन यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ओके, तो सार्वत्रिक समुच्चय की डेफिनेशन है वह इस प्रकार से दी जाती है कि 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के सभी अवयव किसी अन्य समुच्चय जिसे अपन सामान्यतः U के द्वारा लिखते हैं, U में उपस्थित हो तो वह जो अन्य समुच्चय है, जो अन्य समुच्चय है सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ओके, तो अब आप यहाँ पर इसको समझें। जैसे मान लीजिए आपने लिखा a इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट एक और समुच्चय लिया अपन ने b, इसमें आपने लिखा 1, 2, 3, 4 एंड, या ऐसे लिख लेते हैं 1, 2, 4, 5। ओके, एक और समुच्चय ले लेते हैं अपन c, जिसमें आपने लिया 2, 6, 8, 9। तो यहाँ पर जो ए, बी, सी और ए, बी और सी 3 जो समुच्चय हैं, उनके आधार पे यदि मैं एक और अन्य समुच्चय यू लूँ जिसमें आपने 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याएं लिखी हो यदि, तो अब आप यहाँ पर लिखें कि चूँकि ए है वह उप समुच्चय है यू का, तथा बी भी उप समुच्चय है यू का, और साथ ही साथ समुच्चय सी भी उप समुच्चय है यू का। तो अतः समुच्चय यू समुच्चय
ए बी व सी के लिए उप समुच्चय के लिए यहाँ पर के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इस एग्जाम्पल से आपको यह डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि यदि किन्हीं दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयव किसी अन्य समुच्चय में उपस्थित हो तो वह जो अन्य समुच्चय है वह उन सभी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ओके, जैसे एक में 1 2 3 था तो यह U में उपस्थित है, B के सभी अवयव U में उपस्थित है, C के सभी अवयव भी U में शामिल हैं, तो यह जो U है वह A B और C के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ओके, लास्ट अब अपन यहाँ पर देखते हैं नंबर 10 पूरक समुच्चय। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो इसे आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखें कि किसी समुच्चय ए के पूरक समुच्चय को ए डैश के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, किसी समुच्चय ए के पूरक समुच्चय को ए डैश के द्वारा व्यक्त करेंगे। यदि समुच्चय बी होगा तो उसका पूरक समुच्चय बी डैश होगा। साथ में आप यहाँ पर यह भी लिखें कि ए तथा ए डैश में कभी भी कोई अवयव समान नहीं होते हैं। ए तथा ए डैश में कभी भी कोई अवयव समान नहीं होते हैं। इनके जो अवयव है वे हमेशा अलग अलग होंगे। ओके, तो अब आप यहाँ पर समझें कि ए डैश का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो ए डैश के लिए आपको सार्वत्रिक समुच्चय भी यहाँ पर लेना होता है। यदि u बराबर 1 2 3 4 5 और 6 हो तथा a बराबर 1 3 5 हो तो a डैश ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यह आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो जो a डैश है वह होगा कि आपको ए में देखना है कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है 1 3 5। तो यहाँ से आप 1 3 और 5 को हटा दें, 1 3 और 5 को। अब जो वैल्यू रिमेनिंग बच रही है 2 4 और 6 यह आपकी इसमें शामिल होगी। तो जब भी आप पूरक समुच्चय की वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ पे आपको u में से a की वैल्यू को हटा देने पर जो वैल्यू शेष बचती है वे वैल्यूज लिखनी होती है। ओके, और इसी प्रकार एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर। यदि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 a में अपन ले लेते हैं 2 3 7, तो जो a डैश है उसमें वैल्यूज होंगी। यहाँ से आप 2 3 और 7 को हटा दीजिए। अब जो वैल्यूज बच रही है u में वे आप a डैश में लिखें 1 4 5 6 8 9 एंड 10। ओके, तो a डैश की ये वैल्यूज होंगी। और साथ ही साथ आप यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि जब अपन a और a डैश की वैल्यू का यूनियन करेंगे तो हमेशा आपको सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा। यह अपन आगे पढ़ेंगे, बस एक बार आप इसको ध्यान रखें कि यह जो चिन्ह है यह किस लिए होता है। यह यूनियन के लिए होता है।
जो आपका आगे आएगा तो आप इसे वहाँ पर देखेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किए समुच्चय के जो भी टाइप थे वे, इनको आप एक बार अच्छे से देखें वापस से और अपनी नोटबुक में नोट करें। तो जो भी अपन ने डिस्कस किया वह सिंपल पार्ट था बहुत ही, आप उसे अच्छे से सोल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद।